नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूपी के वजीर आला कश्मीरी तलबा से मुलाकात करेंगे। एएमयू में जेर तालीम तलबा से बातचीत करेंगे। 28 सितंबर को लखनऊ में कश्मीरी तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। कश्मीर के हालात और तलबा के मसाइल पर बातचीत करेंगे यूपी के वजीर आला। नाजरीन, आपको बता दें कि एएमयू में जेर तालीम कश्मीरी तलबा से यूपी के वजीर आला बातचीत करेंगे, उनसे तबादला ख्याल करेंगे। उनके हालात, कश्मीर के हालात को लेकर के तबादला ख्याल होगा। 28 सितंबर को लखनऊ में कश्मीरी तलबा से तबादला ख्याल करेंगे यूपी के वजीर आला। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी ने डीएम साहब को एक लेटर भेजा है और जिसमें उनके माध्यम से जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि जो उनके स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस हैं या प्रॉब्लम्स हैं जिसे वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो वो सीएम साहब पर्सनली तौर पे उनसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं और उनको दावत दी कि जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं कश्मीरी वो आएँ और एक इंटरेक्टिव सेशन हो और वो अपनी बात रख सकें और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सीएम साहब एड्रेस करेंगे। इसका मकसद यही है। ये गालिबन 28 तारीख को है और इसमें जो भी मुमकिन है, जितने भी विलिंग स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उसके जो भी हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द कंफर्टेबल जर्नी। ओके, यूनिवर्सिटी विल डू दैट। एडवाइजरी नहीं है, मतलब कि आप कह सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता दिया गया पैगाम है और बताया गया, क्योंकि जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं जो एड्रेस करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे नुमाइंदे होते हैं और उन तक बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए और सोल्यूशन लाइज विद देम। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कामरान अलीगढ़ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कामरान, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यूपी के वजीर आला एएमयू में जो कश्मीरी तालिब इल्म है उनसे मिलने जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है जो एएमयू में कश्मीरी तलबा है उनकी जानिब से? उनकी क्या रिएक्शन है कि यूपी के वज़ीर आला उनसे खुद आकर कश्मीर के हालात और उनके हालात को लेकर के बातचीत करेंगे? जी मुआज़ा, मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात जो है लखनऊ में होनी है और वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये डीएम को एक लेटर भेजा गया था जिसमें ये कहा गया है कि अलीगढ़ के अंदर जितने स्टूडेंट हैं कश्मीरी उनसे एक तबादला ख्याल होना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। उसी सिलसिले में डीएम ने ये लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस लेटर को अपने हॉलों में भेज दिया है जहाँ जहाँ कश्मीर के तलबा रह रहे हैं। फिलहाल जिस तरह का माहौल है, एक पहला रिएक्शन जो निकल कर आ रहा है, तो तलबा इसको एक तरह से ये देख रहे हैं कि एक अलग तरह की पहल बताई जा रही है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वज़ीर आला से इस मसले का कोई हल है नहीं। वो कश्मीर के जो हालात हैं वो यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और इस तरह से उनका कहना ये भी है कि अगर इस तरह की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होती तो शायद ज़्यादा मौसर अंदाज होता। उनका कहना ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है वो इसमें पहला रिएक्शन इनका ये आया है। जी फिलहाल वो 28 तारीख को मीटिंग के लिए लखनऊ जाएंगे या नहीं जाएंगे इसके ऊपर कुछ ही देर में फैसला होगा, क्योंकि कश्मीरी स्टूडेंट की एक मीटिंग यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है और जैसा भी होगा जल्दी हम आपको सुमत कर दें। बिल्कुल कामरान, तो अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि कश्मीरी तलबा की जानिब से कंफर्मेशन नहीं आया है कि वो जा रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो कितने कश्मीरी स्टूडेंट्स जो है लखनऊ जाके मुलाकात करेंगे। ऐसे में अगर मुलाकात होती है तो किन खास पॉइंट्स पर जो है बातचीत हो सकती है, क्योंकि अभी कम्युनिकेशन ब्लॉकेड है कश्मीर में, किसी भी तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, पैसों की ज़रूरत हो सकती है, कई सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को ज़रूरत हो सकती है। इन सारे मामलों को लेकर अगर बातचीत होती है तो क्या मसले का हल भी उसी वक्त वज़ीर आज़म निकाल पाएंगे? जी, वज़ीर आला से जो मुलाकात होगी बिल्कुल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है और जिसके लिए जो उन्होंने उमूर रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट है, वहाँ के जो हालात हैं उसका भी जिक्र की बात होगी, जो उनकी एजुकेशनल इश्यूज हैं उस पर भी बात होगी। मगर फिलहाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया और यहाँ के जो कश्मीरी स्टूडेंट हैं वो इस तरह की कोई भी बात बताने से कासिर हैं कि वहाँ जो उनको एक एजेंडा है वो एजेंडा क्या है। सिर्फ डेवलपमेंट की बात की जा रही है, विकास की बात की जा रही है। जिस तरह की दुश्वारियों से इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर फैले हुए स्टूडेंट जो हैं वो दो चार हो रहे हैं,
उसकी बात की जा रही है। एक कोई पर्टिकुलर कोई इशू ऐसा नहीं रेस किया गया है कि जिसके ऊपर खुलकर बात होगी। हमारी स्टूडेंट से बात हुई है, उनका कहना यह है कि जिस तरीके से अनऑथराइज तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से वहाँ से जो दफा 370 और 35A को हटाया गया है उस पर बात होनी चाहिए, ना कि दीगर किसी इशूज के ऊपर। 52 दिन, उनका कहना ये है 52 दिन हो गए हैं और 52 दिन से जो हालात हैं वो मामूल पर नहीं आ पाए हैं, गैर आईनी हालात बने हुए हैं, तो उन पर बात होनी चाहिए। मगर जिस तरह से वजीर आला की जानिब से ये कहा गया है कि वो डेवलपमेंट पर बात करना चाहते हैं, उनके इशूज पर बात करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है कि वो तालीमी इशूज को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। या ये भी एक लोग कहना ये है कि जिला इंतजामिया की जानिब से जो लेटर दिया गया है उसमें इस तरह की चीजें की गई हैं। जब बात होगी, इंटरेक्शन होगा, तो सवाल भी होंगे, उनके जवाबात भी होंगे, अपने वो इशूज भी सामने रख सकते हैं और वज़ीर आला उनके जवाबात भी दे सकते हैं। तो कामरान, क्या एक तरह से जो 370 को हटाया गया है उसको लेकर के बात होनी है कि किस तरह से वो कश्मीर के लिए सही रहा है या किस तरह से डेवलपमेंट में काम आ सकता है? तो क्या ये एक तरह से 370 को हटाने को लेकर के क्या फायदा है, वो चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए ये मीटिंग होनी है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंशा हुकूमत की यही है कि जो हालात अब हुए हैं उसको बेहतर बनाया जाए। और जो एक शुरू से बात ही कही जाती थी कि हुकूमत हमेशा से ये इल्जाम लगता था हुकूमत से कि वो कश्मीर को तो अपनाना चाहती है लेकिन कश्मीरियों को अपनाना नहीं चाहती, तो कहीं ना कहीं अब ये कश्मीरियों को अपनाने की तरफ हुकूमत की जानिब से एक पेशरफ्त की गई है। और वो ये बताना चाहते हैं कि हुकूमत की जो भी तंजीमें हैं, जो फलाही काम हैं, उनमें वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं और जो भी तरक्याती प्रोग्राम हुकूमत बना रही है वो सिर्फ और दीगर लोगों के लिए नहीं, कश्मीरियों के लिए भी हैं। तो इन सारे इशूज पर बात हो सकती है, मगर फिलहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्या हुकूमत के इस दावतनामे को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसका फैसला कुछ ही देर में होगा। बिल्कुल कामरान, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आजम खान को एक बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ 29 FIR जो है उन पर रोक लगा दी गई है। अब उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मंजू रानी चौहान की बेंच ने यह फैसला दिया है। आपको बता दें कि रुकन पार्लियामान बनने के बाद से आजम खान पर 84 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों से जुड़े हुए 30 मुकदमे भी शामिल है। इसके अलावा भी आजम खान पर चोरी, डकैती, भैंस और बकरी चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आजम खान के अलावा उनके दोनों बेटों और अहलिया के खिलाफ केस दर्ज है। चिन्मयानंद पर इल्जाम लगाने वाली तालिबा को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आपको बता दें, कानून की तालिबा को 7 अक्टूबर तक के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि SIT ने आज सुबह मुलजिमा को गिरफ्तार किया था और उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे 14 दिन की अदालती तहवील में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि मुतासरा अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ की रकम मांगने का इल्जाम है। SIT ने पिछले हफ्ते इस मामले में मुतासरा के 3 दोस्तों को गिरफ्तार किया था। वाज़ेह है कि मंगल को मुतासरा तालिबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए शाहजहांपुर में पेश की जमानत दाखिल की थी। कोर्ट इस अर्जी पर कल समाअत करेगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर जो कि मुंबई से है। ED दफ्तर पहुंचे NCP कारकुन, दफ्तर के सामने एहतिजाज कर रहे हैं। शरद पवार के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के खिलाफ एहतिजाज कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। ED दफ्तर पर NCP के कारकुनान पहुंचे हैं जो कि एहतिजाज कर रहे हैं दफ्तर के बाहर। आपको बता दें, इससे पहले शरद पवार के खिलाफ ED ने केस दर्ज किया है और उनके बेटे के खिलाफ भी, जिसको लेकर के अब NCP के कारकुनान जो है वो एहतिजाज कर रहे हैं दफ्तर के बाहर। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। आपको बता दें, शरद पवार ने इससे पहले कहा था कि अगर उनको जेल जाना पड़े तो उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनको इससे पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं है। और अब इसी सारे मामले को लेकर के NCP के जो कारकुनान है वो ED पहुंचे हैं। ED दफ्तर के बाहर वो एहतिजाज कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से। ED दफ्तर NCP कारकुनान पहुंचे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं ED दफ्तर के बाहर NCP के कारकुनान एहतिजाज कर रहे हैं। ED ने शरद पवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, उनके
खिलाफ जो है करप्शन का मामला हुआ है, उनके बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इसी पूरे मामले को लेकर के शरद पवार ने बयान भी दिया था कि उनको कोई परेशानी नहीं कि अगर उनको जेल जाना पड़े, लेकिन एनसीपी के कारकुनान जो है अब ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, दफ्तर के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे ईडी दफ्तर के बाहर इस वक्त किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मसला है ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामला है। इस मामले को लेकर ईडी ने शरद पवार के साथ साथ उनके भतीजे हैं अजीत पवार, उनके साथ साथ कुल 70 एनसीपी के ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया है। और इसी का विरोध प्रदर्शन करते हुए एनसीपी के कार्यकर्ता आज भारी संख्या में ईडी दफ्तर पहुंचे। वहां पर मुंबई पुलिस के जवान तैनात थे सुरक्षा के तौर पर, और जब मुंबई पुलिस के जवान उन्हें समझाए कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करना सही नहीं है, ये ईडी का दफ्तर है, लेकिन मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनकी बात नहीं मानी और जबरन वहाँ पर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बात को लेकर फिर मुंबई पुलिस को अपने बल का इस्तेमाल करना पड़ा और मौके पर मौजूद एनसीपी के जितने कार्यकर्ता हैं उन्हें वहां से उन्होंने भगाया। यानी कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि ये मामला 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। और इसी बात का ध्यान में रखते हुए शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं और उनके भतीजे अजीत पवार समेत कुल 70 एनसीपी के लीडर हैं जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है और इसी का विरोध प्रदर्शन करने आज एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। बिल्कुल, और असेंबली इंतखाबात होने हैं महाराष्ट्र में, उससे पहले ही इस तरह का जो शरद पवार एनसीपी लीडर हैं उनके खिलाफ इस तरह का केस दर्ज हुआ है। किस तरह से ऐसे देखा जा रहा है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तमाम पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं, ऐसे में शरद पवार के खिलाफ इस तरह से केस दर्ज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चुनाव को लेकर सेना और भाजपा की भी युति की बात अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं चुकी है कि मंच पर जो है सीएम और आज उद्धव ठाकरे नई मुंबई में एक कार्यक्रम में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी कांग्रेस ने भी जो है अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि आज 3 बजे जो है शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं, लेकिन इन सारी चीजों को अगर एक साइड में रखकर इन मामलों को देखा जाए तो मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहले तो ये मामला जो है मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था, लेकिन घोटाला 25,000 करोड़ और बैंक से जुड़ा होने के नाते मामला जो है ईडी ने भी दर्ज किया। और ईडी ने दर्ज करने के साथ साथ शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के साथ 70 ऐसे उनके एनसीपी के लोग हैं जिनके खिलाफ ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है। और इसी मामले को लेकर जो है अब ईडी आगे की जांच करेगी। और शरद पवार का नाम मामले में आने के खिलाफ जो है एनसीपी के कार्यकर्ता आज ईडी दफ्तर पहुंचे थे। और जिस तरह से मैंने कहा कि जब वो मान नहीं रहे थे और चक्का जाम और ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन तीव्र कर रहे थे, तो उसी को रोकने के लिए मुंबई पुलिस वहां पर जो मौजूद थी उन्होंने अपने बल का इस्तेमाल किया और मौके पर मौजूद सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को जबरन वहां से हटाया। प्रशांत, लीगली क्या कुछ इकदाम शरद पवार ने उठाए हैं, क्या कुछ रेमेडीज है जिनको अभी शरद पवार यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सभी की नजर 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। जब एक बार शरद पवार मीडिया से मुखातिब होंगे तो देखना होगा कि मीडिया की तरफ से जो पूछे गए तमाम सवालात होते हैं उनके क्या जवाब भी देते हैं। सबसे अहम खबर यही है कि अब ऐसे में ईडी के पन्नों पर अगर शरद पवार का नाम आता है घोटाले में, तो इस पर शरद पवार अपनी तरफ से क्या सफाई देते हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिया है कि उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, जिन जाना पड़े उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे में चुनावी माहौल है और इस तरह के मामले अगर सामने आते हैं, इसे किस तरह से चुनौती के रूप में एनसीपी के मुखिया शरद पवार लेते हैं, अपने आप में बड़ी बात होगी देखने वाली। लेकिन 3 बजे का जो समय होगा जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगा तो देखना होगा कि क्या कुछ बातें शरद पवार जो सामने रखते हैं। जी बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए।